हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आर्य सफलता सीरीज 2023 अगर आपने एनरोलमेंट नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और आर्य सफलता सीरीज में एनरोल कीजिए। 10 शानदार हाई क्वालिटी के टेस्ट आपके आरएस प्री एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बेहद ही नॉमिनल कॉस्ट पे लगभग 100 रुपये या 100 रुपये से कम के आसपास मिल जाएंगे। तो देर ना करें, अभी इनरोल करें और अपने तैयारी को चार चांद लगाएं। हमारे सफलता सीरीज के पेपर 3 के वीडियो व्याख्या को देख रहे थे, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार जो इंसेप्टिसोल मिट्टी है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल मिट्टी की बात करें तो इन ऑप्शंस में ऑप्शन बी यानी चित्तौड़, उदयपुर, पाली, राजसमंद, इन जिलों में इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है इसके बारे में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो देखो, मुख्य तौर पर वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। एक है एंटीसोल, एक एरिडो, एक इंसेप्टी, एक अल्फी और एक वर्टी। तो आपको दिख रहा है कि जो पश्चिमी भाग है, सर्वाधिक पश्चिमी, वहां पे जो मिट्टी है उसका नाम है एंटीसोल। तो एंटीसोल कौन कौन से जिलों में? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, नागौर और हनुमानगढ़। ठीक है, इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? एंटीसोल। उसके बाद आते हैं एरिडोसोल में। एरिडोसोल भी एंटीसोल की तरह शुष्क क्षेत्र में या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहां पे पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अपना एक तो सीकर हो गया, एक चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, नागौर का कुछ भाग, पाली का कुछ भाग, जोधपुर जिला इसका कुछ भाग। ये यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जा रही है? तो स्पष्ट चित्र से एरिडोसोल मृदा। अब अल्फीसोल मृदा किधर पाई जा रही है? जो पूर्वी राजस्थान है उधर अल्फीसोल मृदा है। कौन कौन से जिले? तो जो अपना जयपुर जिला हो गया, इसके अलावा दौसा, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और उदयपुर जिले का थोड़ा सा भाग भी इस अल्फीसोल मृदा में आता है। अब बात करते हैं वर्टिसोल। तो जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, वो हो गया वर्टिसोल में। इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ तो हो ही गया। इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट आप डूंगरपुर का भी मान सकते हो, यानी साउदर्न राजस्थान हो गया या दक्षिण पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में ये अपनी वर्टिसोल मृदा, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र कह सकते हैं इसे। और उसके बाद इंसेप्टिसोल। तो हमारे जो प्रश्न में था कि जो अपना पर्वतीय क्षेत्र है, मोस्टली उदयपुर जिला इनका लीड जिला कह सकते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, पाली, सिरोही, इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जा रही है? इन जिलों में इंसेप्टिसोल। तो इस चित्र को आप माइंड में सेट करें। अब नवीन जिले बने तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि इस जिले में कौन सी मृदा होगी। तो एंटीसोल पश्चिमी जिले, अर्ध शुष्क जिलों में एरिडोसोल, अल्फीसोल पूर्वी राजस्थान के जिले और वर्टिसोल हाड़ौती और डूंगरपुर का क्षेत्र और इंसेप्टिसोल जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, जो सिरोही वाला क्षेत्र है, उसके आसपास जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे कौन सी मृदा पाई जा रही है? इंसेप्टिसोल मृदा पाई जा रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 15, 10, 11 या 14? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 10। यानी राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं और उन क्षेत्रों के हिसाब से कुछ जिले कौन से पार्ट में आ रहे हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। RMSSB जो बोर्ड है अपना, उसका ये फेवरेट प्रश्न है कि कौन सा जिला कुछ किस में आता है। तो हम इसको जरूर एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। वैसे आपको याद होगा लेकिन रिवाइज हम कर लेते हैं। पहला है 1A। जो 1 है उसको 3 भागों में बांटा गया, 1A, 1B और 1C। फिर 2 को 2 भागों में, 2A, 2B। फिर 3 को 2 भागों में, 3A, 3B। 4 को 2 भागों में, 4A, 4B और 5 है उसको एक ही भाग रखा है, 5। अब इनमें देखते हैं सबसे पहले 1 यानी जो पश्चिमी जो शुष्क क्षेत्र है उसको 1 में बांटा गया, उसके 3 टुकड़े किए गए। पहले को कहा गया 1A को कहा गया शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। फिर 1B को कहा सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और 1C को कहा गया शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। अब 1A की बात करते हैं तो 1A में कौन से जिले आते हैं? पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, अगर ये पश्चिमी जोधपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी बाड़मेर हो गया 2 और पश्चिमी चूरू का कुछ क्षेत्र, पश्चिमी चूरू के शुष्क मैदानी क्षेत्र
तो पश्चिमी चूरू का शुष्क मैदानी क्षेत्र ये देख लो। तो इस प्रकार से देखते हैं तो 1A के अंदर पश्चिमी शुष्क मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान कौन सा दिख रहा है? ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा है? ये पश्चिमी शुष्क मैदान है। और कितना एरिया कवर किया हुआ है? तो इसने शुष्क पश्चिमी मैदान है, इसने 47.4 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। 47.4 किलोमीटर का एरिया वर्ग 47.4 लाख हेक्टेयर का एरिया इसने कवर किया हुआ। कितना? 47.4 लाख हेक्टेयर का एरिया इसने कवर किया हुआ है शुष्क पश्चिमी मैदान ने। सबसे बड़ा कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो है शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसे हम 1C के नाम से जानते हैं। ये वाला 1C हो गया जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र 77 लाख हेक्टेयर वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये जितने भी कृषि जलवायु प्रदेश बांटे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1B उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया। ये एरिया इसके अंदर आता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ 1B में आता है और इसका नाम क्या रखा है? सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अब हम एंट्री करेंगे किसमें? 2A में। 2A में सबसे पहले बात करेंगे अंतः प्रवाही मैदानी क्षेत्र। 2A इसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र आता है। फिर 2B में कौन सा आएगा? जालोर, पाली वाला क्षेत्र, थोड़ा नागौर का क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। और पूरी सिरोही और पूरी जोधपुर का क्षेत्र भी थोड़ा बहुत इसके अंदर समाहित होता है। इसके अलावा 3A की बात करें तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें अजमेर, दौसा, जयपुर और टोंक। ये देख लो आप 3A देख रहे हो, अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा। और 3B में पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर का थोड़ा सा हिस्सा। उसके बाद हम एंट्री करेंगे 4 में आर्द्र अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, पूर्वी सिरोही आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये 4A में आता है। इसका जो शीर्षक क्या रखा गया है? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। फिर इसके बाद 4वीं में आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हो गया, ये किस में आता है? इसके अलावा जो चित्तौड़ का रावतबड़ा वाला क्षेत्र है वो भी किस में आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। तो ये आ जाता है 4B के अंदर। चार बी में आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का दक्षिणी आद्री और चित्तौड़ का दक्षिणी भाग। ये वाला जो पार्ट है दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा, ये 4B में आता है। और 5 में आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसे हम हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। ये कृषि जलवायु प्रदेश जिसका हमने हेडिंग 5 दिया है, हेडिंग का नाम दिया है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें हाड़ौती का क्षेत्र भाग आता है, थोड़ा सा भाग सवाई माधोपुर का भी इसमें समाहित होता है। तो आपको इसको पॉज करना है, एक एक को समझने, एक एक को देखना है। अगर हम एक एक पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारा वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना में कुल कितने नोड है और उन नोड में से कितने राजस्थान में है? तो कितने नोड है? टोटल तो 24 नोड है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में 24 नोड बनाए गए हैं और उन 24 नोड में से 5 नोड है वो क्या? वो राजस्थान में बनाए गए हैं। अब नोड क्या है? तो नोड वो जैसे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, इसके चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, 150 किलोमीटर का एरिया ले लेंगे और उस एरिया में नोड विकसित किए जाएंगे जिन्हें हम औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब टोटल 24 नोड होंगे, 24 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे जिसमें से 5 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में होंगे, उत्तर प्रदेश में 2 होंगे, हरियाणा में 4 होंगे, राजस्थान में 5 होंगे, गुजरात में 5 होंगे, महाराष्ट्र में 4 होंगे और मध्य प्रदेश में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। अब राजस्थान में कौन कौन से नोड है? तो 7, 8, 9, 10 और 11। ये जो 5 औद्योगिक क्षेत्र है, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का और 11 नंबर का, ये नोड या औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में विकसित किए जाएंगे। टोटल 24 नोड होंगे। कौन कौन से राज्य कवर हो रहे हैं? यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य इसमें कवर हो रहे हैं। सिकारवाड़ी, चंपागुड़ा, सिलेका, ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तांबा के लिए, बेरिलियम के लिए, लिथियम के लिए, यूरेनियम के लिए। तो जो क्षेत्र है सिकारवाड़ी, चंपागुड़ा
और सिलिका, ये बेरिलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बेरिलियम के क्षेत्रों की बात करें तो सिकारबाड़ी, चंपागुड़ा और सिलिका ये कौन से जिले में पड़ते हैं? तो ये उदयपुर जिले के क्षेत्र है जो बेरिलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बेरिलियम के लिए जयपुर जिले का जो गुजरवाड़ा क्षेत्र है वो भी बेरिलियम के लिए फेमस है। अजमेर का बांदर सिंदरी भी फेमस है। भीलवाड़ा का लोहागढ़ और मकरेला क्षेत्र है, ये भी बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में, बेरिलियम से संबंधित। अजमेर का बांदर सिंदरी ये भी बेरिलियम से संबंधित, और लोहागढ़ और मकरेला ये भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र है जो भी बेरिलियम से संबंधित है। तो सबसे महत्वपूर्ण उदयपुर है, सिकारबाड़ी, चंपागुड़ा और सिलेका, ये आपको कंठस्थ करने हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? हम पहले सुपर तापीय पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। यह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है। किसने विकसित किया इसे? तो जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है इसे RVUNL ने विकसित किया है। RVUNL माने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसके द्वारा राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे है? राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है रावतबाड़ा में। और रावतबाड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। राज्य का बायोमास ऊर्जा केंद्र कहां विकसित किया गया है? तो बायोमास की बात करते तो पदमपुर, और पदमपुर कहां पड़ता है? गंगानगर में। इसके अलावा कैथोली में भी बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है, कैथोली टोंक में है। और भंवरगढ़ भी विकसित किया गया है। बायोमास से संबंधित जो क्षेत्र है वो 12 में है। तो बायोमास से संबंधित पदमपुर गंगानगर, कैथोली टोंक और भंवरगढ़ 12। अच्छा, गिरल जो है लिग्नाइट परियोजना ये कहाँ पे है? तो गिरल बाड़मेर में है। पहला सौर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राज्य का पहला सौर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है, ये बड़ला जोधपुर में बन रहा है। और पवन ऊर्जा से हम सारी ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं, सुपर थर्मल की बात कर ली, लिग्नाइट की बात कर ली, पवन ऊर्जा की बात कर ली, बायोगैस की बात कर ली, तो हम पवन ऊर्जा की बात करेंगे। पवन ऊर्जा से संबंधित जो केंद्र है तो देखो जोधपुर में मथानिया हो गया, देवगढ़ हो गया और फड़ौदी हो गया। ये क्या है? ये पवन ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र है। तो इसमें जो प्रमुख है वो देवगढ़, प्रतापगढ़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार जो वीडियो एग्जाम थी उसमें ये प्रश्न आ चुका है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वो राजस्थान से गुजरता है लेकिन राजस्थान के एक ही जिले से गुजरता है? NH44, NH448, NH11C, या ये सारे के सारे ही? तो ये सारे ही है, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरते हैं। देखो NH44 है, ये श्रीनगर, आगरा, धौलपुर, मुंबई, कन्याकुमारी तक जाता है। राजस्थान का एक जिला जो कवर करता है वो कौन सा है? धौलपुर। यानी NH44 है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है। 44 नंबर का हाईवे है, नेशनल हाईवे 44। राजस्थान का एरिया कौन सा कवर कर रहा है? धौलपुर जिला कवर कर रहा है। NH448 ये किशनगढ़, नसीराबाद, ये 38 किलोमीटर का ट्रैक है राजस्थान में, और ये राजस्थान का एक ही जिला यानी अजमेर जिला कवर कर रहा है। अभी पर स्थिति परिवर्तित हो गई है, नवीन जिले बन गए हैं क्योंकि 50 जिले बन गए, 33 की जगह राजस्थान में। तो लेकिन RS एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो नवीन जिलों से संबंधित पूछेंगे, लेकिन जो ऐसे इस प्रकार के जो राजमार्ग वगैरह या डीप जो प्रश्न है जो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित है, वो वस्तु स्थिति जो नवीन जिले बने हैं उनसे पहले की स्थिति को लेके पूछेंगे। 11C चंदवाजी, जयपुर, चंदवाजी में पड़ता है, 28 किलोमीटर कवर करता है, एक ही जिले से गुजर रहा है। राज्य का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, तो अभी देखो NH48 हो गया है, इसका पुराना नाम NH8 था लेकिन अभी इसका नाम NH48 कर दिया गया है। जयपुर से अजमेर को एक कनेक्ट करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई जो नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा एरिया कौन सा जिला कवर करता है? तो उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई कौन से जिले में है? तो नेशनल हाईवे की न्यूनतम लंबाई सवाई माधोपुर जिले में है। और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27। ये पहले 76 नंबर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसी का नाम अब NH27 कर दिया गया है। और सर्वाधिक जिलों से गुजरता है क्योंकि ये राज्य के 7 जिलों से गुजर रहा था। NH27 देखो, 27 में देखो पहले था 76, नया नाम भी क्या किया? 27, इसमें भी 7 आया है। और कितने जिलों से गुजर रहा है? तो 7 जिलों से गुजर रहा है, तो इसमें भी 7 आया है। तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राज्य नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? तो 27 आपको याद रखना है।
जनगणना 2011, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, और आपको जचाना है इनको अवरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा सबसे पहले, उससे कम उसके बाद, उससे कम उसके बाद, उससे कम उसके बाद। तो कौन सा सुमेलित है इनमें से? तो देखो सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा राजस्थान का? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अपना जयपुर। जयपुर के बाद में आता है जोधपुर, जोधपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद नागौर, नागौर के बाद उदयपुर। देखो इसमें इस प्रकार है, 66 लाख जनसंख्या जयपुर की, फिर 36 लाख जोधपुर की, 36 लाख अलवर की, फिर 30 लाख नागौर की, और फिर 26-27 लाख रुपए, 26-27 लाख हो जाएगी, रुपए नहीं, ये जनसंख्या है। तो ये उदयपुर की। तो इस प्रकार ये क्रम हो जाएगा। तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में सर्वाधिक, जयपुर से कम जोधपुर, जोधपुर से कम अलवर, अलवर से कम नागौर, नागौर से कम उदयपुर। आगे चलते हैं। अब इसके अलावा कुछ डाटा हमारे पास आ गए हैं जो हमारी जनसंख्या से संबंधित डेटा है। जनसंख्या 2011, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6,85,00,000। देश में अगर देखें तो देश में जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का 8वां नंबर है। कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का योगदान था 51.86%। महिला जनसंख्या 48.14%, यानी पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। लिंगानुपात काफी कम होगा, 928 लिंगानुपात है। लिंगानुपात के मामले में देश में हम 22वें नंबर पे हैं। जन घनत्व कितना है राजस्थान में? तो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने बंदे रहते हैं? 200 व्यक्ति रहते हैं। देश में कौन सा स्थान है? तो देश में हमारा 19वां स्थान है जन घनत्व के मामले में। लिंगानुपात के मामले में 22वां स्थान, जन घनत्व के मामले में 19वां स्थान, जनसंख्या के मामले में 8वां स्थान। शिशु लिंगानुपात कितना है? देखो लिंगानुपात 928 बता दिया हमने ओवरऑल, लेकिन शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में हमारा लिंगानुपात 888, यानी यहाँ पे स्थिति और भी खराब है, और हम पूरे भारतवर्ष में 26वें नंबर पे हैं। साक्षरता दर 66.1% साक्षरता है, यानी हर 100 में से 66 लोग साक्षर है, बाकी 34 लोग निरक्षर है। महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1 है, यानी 100 में से मात्र 52 महिलाएं साक्षर है, 48 निरक्षर है, यानी लगभग बराबर सी है जो साक्षर और निरक्षर। पुरुष साक्षरता थोड़ी बेहतर है, 100 में से लगभग 80 साक्षर है और 20 निरक्षर है। दशकीय वृद्धि दर, यानी हर 10 साल में हम 21.3% की दर से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या तो 100 में से 75 लोग गांव में रहते हैं, 25 लोग शहरों में रहते हैं। पॉइंट्स के आधार पर देखें तो 75.1% लोग है वो ग्रामीण जनसंख्या है, और 24.9% जनसंख्या है वो शहरी या नगरीय जनसंख्या है। तो जनसंख्या के डेटा को हमने देख लिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो पादप, वायुमंडल, सूक्ष्मजीव। तो इसमें से जो वायुमंडल है वो अजैविक घटक होगा, क्योंकि देखो पर्यावरण के कुछ घटक बताए गए जिसमें 3 घटक माने गए हैं। एक तो जैविक घटक बताया जाता है, एक अजैविक घटक बताया जाता है, और तीसरा होता है ऊर्जा घटक। तो जैविक घटक में क्या आता है? पादप हो गया, मानव हो गए, जंतु वगैरह, सूक्ष्मजीव, ये सारे जैविक घटक में आ जाते हैं। तो पादप, जीव और सूक्ष्मजीव। इसके अलावा अजैविक घटक में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल इसमें शामिल होता है। ऊर्जा घटक में पवन ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, भूमंडलीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा। ठीक है, तो फिर इसमें अजैविक कौन सा हुआ? अजैविक में हमें पता चला वायुमंडल, और वायुमंडल कहां पे आता है? ऑप्शन बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया? कृषि के कार्य के लिए जो भूमिहीन श्रमिक है, काम तो कृषि का करते हैं लेकिन खुद की जमीन नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की। योजना कौन सी है? राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना। अब इसमें क्या होगा? 5 लाख श्रमिकों को, जो कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं, 5 लाख श्रमिकों को 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। इससे क्या करेंगे? वो कृषि यंत्र खरीद सकते हैं, यानी है तो वो श्रमिक लेकिन कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए 5,000 रुपये उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने यंत्र वगैरह खरीद सके। आगे चलते हैं। राजस्थान कृषि संबंध मिशन, इसके बारे में बात कर ली। इसके अलावा राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, कृषि तकनीक मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि तकनीक मिशन का उद्देश्य है कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना। तो इसके लिए जो किसानों और पशुपालकों हैं उनको प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र इसके माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। सस्ते ऋण दिए जाएंगे जिसके माध्यम से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। अच्छा, कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर
ड्रोन के माध्यम से कृषि स्नातक बेरोजगारों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके लिए 4-4 लाख रुपए का अनुदान इसके अंदर दिया जाएगा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष किसके लिए? कृषि श्रमिकों के लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के लिए कृषि श्रमिकों के लिए जो आधार वर्ष रखा गया है वो कौन सा रखा गया है? वो रखा गया है 1986-87। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला, और आधार वर्ष 1986-87, यानी 86-87 में 1986-87 में जो आधार माना जाएगा वो 100 माना जाएगा और उसके आधार पे किसी भी साल की कैलकुलेशन की जाएगी कितनी वृद्धि हुई है जो मूल्यों में, उसके आधार पे महंगाई का निर्धारण श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा किया जाएगा। 2022-23 में पर्यटन विकास कोष की राशि कितनी की गई है? जो बजट 2022-23 था उसमें पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ा के कितनी कर देगी? 1000 करोड़ कर दी। तो देखो राजस्थान में वर्ष 2022 में नवंबर 2022 तक कुल 986 लाख पर्यटकों ने भारत में आए, मतलब राजस्थान में आए। इनमें से 983 लाख तो स्वदेशी पर्यटक थे और 3 लाख विदेशी पर्यटक आए, यानी 2022 में नवंबर 22 तक 3,08,000 विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए। इसके अलावा 983 लाख पर्यटक आए जो भारतीय थे, या तो राजस्थान से हो सकते हैं या पूरे भारतवर्ष से हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्यटन का काफी बड़ा स्कोप है। अब सरकार ने इसको और बेहतर बढ़ावा देने के लिए 2022-23 का जो बजट था इसमें पर्यटन को, हॉस्पिटैलिटी को उद्योग का दर्जा दे दिया, पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया। ऐसे तो 1989 में उद्योग का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन पूर्ण उद्योग का दर्जा नहीं मिला था। इस कारण कुछ ऐसी योजनाएं जिनका फायदा पर्यटन उद्योग को नहीं मिल पा रहा था, तो सरकार ने इस कमी को दूर कर दिया। 2022-23 के बजट में उन्होंने उद्योग को पूर्ण उद्योग का, पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया। अब इसके साथ इन्होंने एक कार्य और किया, जो पर्यटन विकास कोष जो 22-23 में बनाया गया था 500 करोड़ का था पहले, इसे 1000 करोड़ कर दिया गया। और इसके अलावा एक इन्वेस्ट राजस्थान समिट भी आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को किया गया था और इसमें पर्यटन को भी काफी अहम तवज्जो दिया गया था। 60 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें आना है, जिसमें एक बड़ी राशि पर्यटन उद्योग के लिए भी आएगी। संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो हमें पूछा है कि इनमें से कथन सही कौन सा है। पहला कथन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी क्या? तो वयस्क मताधिकार पर आधारित तो नहीं थी। जिस प्रकार से वयस्क मताधिकार हम वोटिंग देते हैं, 18 साल का उम्र का कोई भी व्यक्ति हो गया वो वोट दे सकता है, तो इस प्रकार उस समय कोई ऐसा लिमिट थी कि इस एज ग्रुप से शामिल कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति वोट दे सकता नहीं, ये बात नहीं थी। तो ये कथन सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो सी कह रहा है कि 1 सही है और 4 सही है, 2 और 3 गलत है, इसको देखेंगे। दूसरा कह रहा है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जो भी उस लोकतांत्रिक क्षेत्र में व्यक्ति होता है वो वोट देता है और उसके बाद में निर्वाचन किया जाता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो था नहीं, ये प्रतिनिधित्व निर्वाचन था। जैसे रियासतें थी तो रियासतों से राजा ने किसी एक व्यक्ति को संविधान सभा में भेजा था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो एक कतई नहीं थी, तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाता है। ये एक बहुदलीय निकाय था। अब इस पॉइंट को हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। देखो, संविधान सभा में बहुत दल थे, जैसे एक तो मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस, ये 2 दल थे। लेकिन मुस्लिम लीग तो अलग होकर पाकिस्तान चलेगी, तो मुस्लिम लीग का तो अस्तित्व बचा ही नहीं, ले दे के बचा कौन? कांग्रेस। तो बहुदलीय निकाय तो कह नहीं सकते, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे सदस्य ही कांग्रेसी थे। इसके अलावा दूसरे पार्टियों से भी थे कुछ सदस्य, इसके अलावा रियासतों के प्रतिनिधि भी वहां पे थे। तो इस कथन को यहाँ पे गलत माना जाएगा, क्योंकि ये एक बहुदलीय निकाय था, ये इतना स्पष्ट नहीं है, ये कथन स्पष्ट नहीं है, तो इसको हम गलत मानेंगे, तो इस कथन को गलत मानेंगे। इसके अलावा ये विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो हमने देखा संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी थी, जिसमें जो संघ संचालन समिति, संघ समिति, राज्य समिति, मौलिक अधिकार संबंधी समिति, बहुत सारी समिति बनी थी। ड्राफ्टिंग समिति जिसमें अम्बेडकर साहब हमारे, जिसकी अध्यक्षता अम्बेडकर साहब कर रहे थे, तो ये विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार हमारा कथन 1 और 4 सत्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया?
42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंधन और कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था। जो विकल्प हमारे सामने दे रखे उनमें से उद्योगों के प्रबंधन और कामगारों की सहभागिता 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन हुए थे उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करने के लिए है, ऐसी बात करी गई थी। 39A जोड़ा गया जिसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, है 39A में जोड़ा गया था। यानी गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता 39A और यह भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसके अलावा 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। इसके अलावा अनुच्छेद 48A भी जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, यह भी इसमें जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन काफी बड़ा संविधान संशोधन था। इसके माध्यम से बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे और उनको फिर रेक्टिफाई किया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यानी कुछ ऐसे संशोधन थे जिनको वापस लिया गया। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के संबंध में बात कर रहे हैं। संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति जो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा वो कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करेगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति है वो खुद कर सकता है या तो शक्तियों का प्रयोग या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। इसमें कह रखा है कि वो सिर्फ अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करेगा, तो इस प्रकार से ही लगाते ही ये कथन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार ये कथन 2 गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। यानी संघ की जो रक्षा सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार हमारा ये कथन सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार कथन 1 और 3 हमारे सत्य होंगे, ऑप्शन से हमारा राइट हो जाएगा। तो संविधान का जो आर्टिकल 53 है उसमें स्पष्ट कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ के, 1-2 बात, छोटी मोटी बात छोड़ दो, राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी अधिकार व्यवहार में मंत्रिपरिषद जिसे हम COM यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है या सही नहीं है। तो जो भी पूछा है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है और उसी के अनुरूप आपको आंसर करना है। बाद में जो पॉइंट्स होंगे उनमें जो छोटी छोटी पॉइंट्स है, जैसे ही लगाते ही इसकी जो भाषा है वो परिवर्तित हो गई, वो हमें ध्यान रखना है। अगले बिंदु पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब हमें सही आइडेंटिफाई करना है, मात्र एक सही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है? अरे नहीं, वो तो वास्तविक नेता होता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है तो वास्तविक शक्ति तो उनके पास में है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, नहीं, वो तो संसद के प्रति जवाबदेह होता है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त कर सकता है। वो राष्ट्रपति साहब को कह सकता है इसे बर्खास्त करो, या फिर वो खुद ही त्यागपत्र दे देगा कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, तो उसके साथ ही सारे मंत्रियों के त्यागपत्र मान्य हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। अब सारी बातों को फिर से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। देखो शक्तियां वैसे तो राष्ट्रपति में नियुक्त होती है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है और मंत्री नियुक्त करने के लिए अपने दल के सदस्यों को राष्ट्रपति को भेजता है कि इन फलाने व्यक्ति को आप मंत्री बना दो। उसके बाद ही राष्ट्रपति साहब उनको मंत्री बनाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? यानी 1949 में उच्च न्यायालय थे, अलग अलग जगह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, तो कहां से किसको नियुक्त किया गया था, उसमें सुमेलित कौन सा है? तो इसमें सुमेलित है के शर्मा, भरतपुर से आए थे, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। बाकी सुमेलित नहीं है। तो बाकी किस प्रकार सुमेलित होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यायमूर्ति क्षेमचंद गुप्ता, ये कहां से नियुक्त हुए थे? तो ये कोटा से। क्षेमचंद, क्षय, कोटा,
इस प्रकार रिलेट करो। न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल, इनका संबंध था अलवर से, आनंद नारायण कौल अलवर से, और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, इनका संबंध था बीकानेर से। तो एक बार फिर से मैप में देखते हैं। न्यायमूर्ति क्षेमचंद गुप्ता कहाँ से थे? ये कोटा से थे। इसके अलावा न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल का संबंध कहाँ से थे? अलवर से। और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त का संबंध कहाँ से? बीकानेर से। तो ये बीकानेर से। तो इस प्रकार ये रिलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या आया? राजस्थान हाईकोर्ट 1949, ठीक है, तो उसके बारे में बात करना बनता है बिल्कुल। तो संविधान का आर्टिकल 214 है, उसके तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया। मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? कमलकांत वर्मा को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। कमलकांत वर्मा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। यानी कमलकांत वर्मा इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उदयपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। और 11 अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाई थी। इन 11 में से 3 ये हो गए, क्षेमचंद गुप्ता, आनंद नारायण कौल और त्रिलोचन दत्त। संविधान लागू होने के बाद देखो, कमलकांत वर्मा ये तो जैसे ही हाईकोर्ट बना 29 अगस्त 1949 को मुख्य न्यायाधीश बन गए। लेकिन संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो पहले न्यायाधीश बने थे वो थे कैलाश नाथ वांचू। अब वांचू साहब के साथ एक पॉइंट और याद रखना है, राजस्थान हाई कोर्ट के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायाधीश थे कैलाश नाथ वांचू, क्योंकि 1951 से लेकर 1958 तक 1958 तक ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। अब पी सत्यनारायण राव समिति बनी थी, जिसमें कौन कौन थे? सत्यनारायण राव तो थे, विश्वनाथन थे और बीके गुप्ता थे। अब इन 3 सदस्यों की समिति ने रिकमेंड करी कि जो जयपुर पीठ है ना, उसे समाप्त कर दो, और तो उन्होंने समाप्त कर दिया। बाद में 1977 में जयपुर ब्रांच को फिर से शुरू किया गया। तो जयपुर ब्रांच के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे 1949 में जयपुर ब्रांच थी, फिर खत्म कर दी गई, 1957 फिर उसे वापस शुरू कर दिया, 1958 में फिर से समाप्त कर दी, 1977 में फिर से शुरू कर दिया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके संबंध में कुछ कथन दे रखे, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है। पहला कथन है वह संसद का अधिकारी नहीं है, वह राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी है। संसद के अधीन अधिकारी नहीं है, सीएजी, इसे हम शॉर्ट में सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वह संसद के अधीन अधिकारी ना होकर राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी है। वह स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है, वो संविधान से शक्तियां प्राप्त करता है और संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं। तो देखो, आर्टिकल संविधान, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 148 है, 149 है, 150 है और 151 है, ये चारों आर्टिकल किससे संबंधित करते हैं? ये सीएजी से संबंधित है। सीएजी की संकल्पना 1860 में, यानी भारत में पहले सीएजी 1860 में स्थापित कर दिए गए थे। वर्तमान में 11वें सीएजी कौन है? 11वें नहीं, 12वें, सॉरी, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में 12वें सीएजी। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत कथन बताना है हमें। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया है, बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक नहीं, पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यूनियन फेडरलिज्म के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि इसमें राज्य है, जैसे इसमें प्रधानमंत्री वगैरह तो शामिल होते हैं, कैबिनेट के मंत्री भी शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं इसमें। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित। अब इसके अध्यक्ष पूर्णकालिक नहीं होता, इसका अध्यक्ष पदेन होता है। पदेन का मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मोदी साहब इसके अध्यक्ष है। अब इसके अलावा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा, इसका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होगा। इसके जो भी उपाध्यक्ष होंगे वो कैबिनेट मंत्री के समक्ष उनका पद माना जाएगा। पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री के अलावा होंगे, वे राज्य मंत्री के पद के समक्ष होंगे। जो इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे उनकी जो रैंक होगी वो राज्य मंत्री के समान होगी। अंशकालिक सदस्यों में अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों, अन्य सुसंगत संस्थानों के सदस्य। अंशकालिक सदस्य चक्रानुक्रमण पर आधारित होंगे, यानी एक कुछ समय के लिए कार्य करेंगे, उसके अलावा उसके बाद दूसरे आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, इस प्रकार वो कार्य करेंगे। पदेन सदस्य तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद से 4 मंत्रियों को, जो प्रधानमंत्री के मंत्री होते हैं ना, उनमें से 4 मंत्रियों को ये पदेन सदस्य नीति आयोग में समाहित कर सकते हैं। वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इसके अलावा जो सचिव स्तर के सचिव होते हैं, भारत सरकार के जो सचिव कैडर होता है उस स्तर के होते हैं इसके जो पदेन सीईओ होते हैं, जिसे हम सीईओ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
अब हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की संस्तुति पर की जाती है और राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित करता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की संस्तुति पर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नहीं करेगा, अन्य सतर्कता आयुक्त की, बाकी जो कमेटी है ना वही कहेगी कि इनको आप सतर्कता आयुक्त बना दो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के कार्यकाल समान होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। कितना कार्यकाल होता है वो हम आगे देखेंगे। किसी सतर्कता आयुक्त को कोई राजनयिक नियुक्त कार्य नहीं दिया जाएगा, यानी सतर्कता आयुक्त होगा, जो विजिलेंस कमिश्नर होंगे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होगा, उनको कोई राजनयिक कार्य, सरकारी कार्य नहीं दिया जाएगा। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। तो बहुसदस्यीय संस्था है, जो विजिलेंस कमीशन है वो बहुसदस्यीय संस्था है। उसमें एक तो अध्यक्ष होता है जिसे हम सीवीसी कहते हैं, और इसके अलावा अधिक से अधिक 2 सतर्कता आयुक्त और हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की रिकमेंडेशन, एक समिति बनेगी, कमेटी बनेगी, वो कमेटी कहेगी राष्ट्रपति साहब इसको नियुक्त कर दो, तो आपको उनको नियुक्त करना है। अच्छा, एक कमेटी में रहेंगे कौन? तो इसमें प्रधानमंत्री साहब रहेंगे, इसके अलावा गृह मंत्री रहेंगे, और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वो शामिल रहेंगे। अब वो कमेटी राष्ट्रपति साहब को रिकमेंड कर देगी, राष्ट्रपति साहब उस व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे। अच्छा, कार्यकाल की बात आए तो कार्यकाल कितना रहेगा? तो 65 साल और अधिकतम 4 साल। और चाहे वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो चाहे विजिलेंस कमिश्नर हो, दोनों ही समान अवधि के लिए रहेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर गलत क्या हो जाएगा कि सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की संस्तुति पर की जाती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको मुलान एकेडमी की आर्य सफलता सीरीज में जरूर इनरोल होना है। प्रश्नों की क्वालिटी आपके सामने स्पष्ट है, किस प्रकार के प्रश्न उस टेस्ट सीरीज में समाहित होंगे। ये पेपर नंबर 3 है। ठीक है, बाकी आप पेपर नंबर 1, 2 और ये तीसरा पेपर नंबर है, इसका लास्ट पार्ट अभी आने वाला है। उसके बाद पेपर नंबर 3 का वीडियो व्याख्या खत्म हो जाएगी, पेपर नंबर 4 शुरू हो जाएगा। वैसे जो टेस्ट सीरीज है उसके 6 टेस्ट अभी तक लाइव हो चुके हैं, 4 टेस्ट आने बाकी है। 20 सितंबर तक सारे 10 के 10 टेस्ट लाइव हो जाएंगे। इसके अलावा 1500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।